Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. We are continuing our series of statistics जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं method of correlation which is our third topic of this unit which is given by UGC NET JRF syllabus. Okay, तो इसके अंदर हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़, तो उन्हें ही कंटिन्यू करते हैं और उससे आगे के मेथड्स, राइट. So let's just start this lecture. Before starting, please like this video and subscribe to commerce.com. और अगर आपने इससे पहले के जो पोर्शन बाकी था जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है वो नहीं देखा है तो इससे पहले उसे देखना. ओके, सो लेट्स बिगिन with our very first slide which is properties of कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट. राइट, तो हमने कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को पढ़ रहे थे, तो अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पे पहुँचे हैं और प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आते हैं. अब वो न्यूमेरिकल फॉर्म में फ्रेम होते हैं जिसके अंदर आपको जैसे मान लो यहाँ पर जैसे बी एक्स वाई दे रखा है. बी एक्स वाई क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट है एक्स वाई का, और तो ये दोनों आपको दे दिए जाएंगे कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई दे रखा है, तो आप बताओ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, राइट. और ये क्वेश्चन तो 2019 में आया भी है, तो मुझे ध्यान है इसीलिए. तो शुरू करते हैं इसे. द फॉलोइंग आर द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो फर्स्ट वन इज़, जैसे हमें पता है कि ये कोरिलेशन है अगर दो सीरीज़ के बीच में या फिर एक्स एंड वाई दो सीरीज़ हैं उनके बीच में कोई रिलेशन है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो किन टर्म्स के बीच में लाई करेगा? +1 या -1. यानी कि +1 से लेकर वो -1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो -1 भी हो सकता है, वो 0 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, इस तरह. लेकिन इफ़ कोरिलेशन इज़ एब्सेंट, अगर कोई कोरिलेशन नहीं है उनके बीच में, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा? 0, राइट. तो हम 0 से डिनोट करेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन अ सुटेबल मेजर ऑफ वेरिएंस. इट इज़ टेक इन टू अकाउंट ऑल द आइटम्स. क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएंस निकालते हैं सभी आइटम्स का, इसीलिए सभी आइटम्स को यहाँ कंसीडर किया जाता है. तो इसीलिए ये एक अच्छा मेथड है. आगे जितने भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ इसका यूज़ हम आसानी से कर सकते हैं कार्ल पियर्सन मेथड का. ओके, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर्स बोथ डायरेक्शन एंड डिग्रीज. तो यहाँ पर डायरेक्शन को भी ये यहाँ पे कोरिलेशन आएगा, जो मैंने सिर्फ सी लिख दिया है, तो यहाँ आर लिख लीजिए या कोरिलेशन पूरा. तो अगर ये बताता है हमें डायरेक्शन भी और साथ में डिग्री कि कितना उनके बीच में रिलेशन है और किस डायरेक्शन में है, दोनों चीज़ें बताता है. लेकिन ये हमें कॉज एंड इफ़ेक्ट नहीं बताता कि किस वजह से है. अब वो वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे उन दोनों, जैसे एक्स कितना बदल रहा है, वाई कितना बदल रहा है. अगर x पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल रहा है और y भी पॉजिटिव में, तो ये सिर्फ डायरेक्शन बता देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि क्यों बदल रहा है. और अगर y अगर यहाँ बदलेगा तो x फिर फ्यूचर में कितना बदलेगा, वो चीज़ें ये नहीं बता पाता, राइट. ये डिफरेंस है इसका. या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन ये शो नहीं करता. अब इट इज़ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट. तो ये 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट का एक ज्योमेट्रिक मीन भी हम इसे बोल सकते हैं, MEAN, राइट. सो ये इन दोनों का क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है. और फॉर्मूला आपको ये याद करना है, इम्पॉर्टेंट है, BXY एंड BYX. अब ये रिग्रेशन निकालना हम क्योंकि आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे रिग्रेशन से कोरिलेशन कैसे निकालते हैं और कोरिलेशन से रिग्रेशन कैसे. तो वो यहाँ पर अगर आपको इन दोनों चीज़ों का पता है तो आप कोरिलेशन निकाल सकते हो. ओके, और रिग्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल. यानी कि ये स्केल में अगर चेंज कर दो, यानी कि सभी वैल्यूज़ में अगर आप सेम चीज़ प्लस कर दो तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. एंड स्केल के साथ मतलब अगर ओरिजिन की भी बात करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो आप सभी डिजिट्स को एक ही चीज़ से, एक ही डिजिट से. तो ये आपको क्लियर हुआ. नाउ
ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट। सो नेक्स्ट, अब जो फॉर्मूलाज थे वो कैसे बिल्ट होते हैं, कैसे बने, तो वो उनकी बात कर लेते हैं एक बार नटशेल में। कि जो कॉफिशिएंट है, रिग्रेशन कॉफिशिएंट, उसका फॉर्मूला है r इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई। डी एक्स क्या होता है? डी एक्स होता है मीन से अगर आप डेविएशन निकाल रहे हो पूरी डिजिट का, मान लो ये पूरी सीरीज़ है, आपने मीन निकाला और इस पूरी सीरीज़ में मीन से वो कितना डेविएट हो रहा है या कितना उनके बीच में डिफरेंस है, वो जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे उसी तरह डी एक्स, एंड ऐसे ही डी वाई, एक्स सीरीज़ का भी एंड वाई सीरीज़ का भी, दोनों का निकाला। एंड देन फिर क्या करना है, उन सब का सम। तो ये जो साइन है समीशन का, सम ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, यानी कि ये सीरीज़ जो डी एक्स आया, डी वाई आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ और इन सब का सम, तो वो हो जाएगा ये। और नीचे क्या है, एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सीधा दे रखा है तो आप सीधे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ डेविएशन दिए हुए हैं, क्योंकि आपको पूरा खुद नहीं कैलकुलेट करना होगा, ये वैल्यूज़ आपको दी होंगी। अगर आपको डी एक्स डी वाई ही दे रखे हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा। अब ये कैसे बना? क्योंकि देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो जो n होगा, दोनों में जो n है यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर n आएगा तो वो क्या होगा, इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा ना अंडर रूट में जो n है, तो 2 बार n की वजह से। अब मान लो इसके नीचे अगर n होता, जैसे ये n है, ये अंडर रूट से बाहर आकर एक ऐसे हो गया, n दूसरा ऐसे हो गया और ये n बचा, और मल्टीप्लाई में पहले से ऊपर n है तो n से n कैंसिल, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला बना। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड प्रोबेबल एरर। अब प्रोबेबल एरर क्या होता है? देखो जो कोफिशिएंट है हम कैलकुलेट करते हैं कि पूरी एक सीरीज़ है या फिर एक पूरी पॉपुलेशन है, तो वहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। और जब भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और अगर हम उन पूरे के पूरे सैंपल को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोरिलेशन जो पियर्सन का है वहाँ सभी डिग्रीज़ को, सभी जो भी टर्म्स हैं उन्हें बराबर चांसेस दिए जाते हैं, यानी कि वो सभी की सभी वैल्यू ली जाती हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। तो चांसेस होते हैं कि अगर हमने शुरू से गलती की है, यानी कि सैम्पलिंग के टाइम से ही कोई गलती की है, तो उसका फ़र्क पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जब भी सैंपल लें तो गलतियां ज़रूर होंगी ही होंगी, है ना, क्योंकि रैंडमली कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक ऐसा बना लेते हैं एरिया कि उस एरिया तक अगर गलतियां हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे और ज़्यादा गलती नहीं एक्सेप्ट की जा सकती। जैसे कि आप मान लो कि 99.9% जर्म्स किल करता है आपका डेटॉल, तो आप कह देते हो कि कोई बात नहीं, 0.1% जो जर्म्स छूटे हैं तो वो एक एरिया ऑफ निग्लिजेंस या एरिया ऑफ एरर, प्रोबेबल एरर हो सकता है कि उतने तो छूट ही सकते हैं। तो वही चीज़ होती है। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ रीड इट आउट। Probable error is an instrument which measures the reliability and dependability of an R, कि ये कितना रिलायबल है, यानी कि जो आपको कोफिशिएंट आया है वो कितना रिलायबल है और वो कितना डिपेंडेबल है और टर्म्स के ऊपर, उसे वो ठीक से बताता है कि एरर कितना है। अगर आपको एरर पता लग जाए पूरी सीरीज़ में कितना है, तो आप कह सकते हो ना, एरर जितना कम उतनी ही अच्छी आपकी सैम्पलिंग और उतना ही सही से दिखाने वाला पूरी सीरीज़ को आपका कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, राइट। सो कोफिशिएंट of correlation is generally computed from samples which is based on error of sampling। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो कोरिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं वो सैंपल से करते हैं और जो सैंपल है उनमें एरर होने की संभावना है। सो फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रोबेबल एरर इज़ वेरी यूजफुल। तो इसीलिए प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करना यूजफुल है ताकि हमें एरर पता लग सके। अकॉर्डिंग टू हॉरिक, तो उन्होंने क्या कहा, द प्रोबेबल एरर ऑफ आर इज एन अमाउंट विच इज़ एड टू एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द एवरेज कोरिलेशन। अगर हम एवरेज कोरिलेशन में से इससे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें
द प्रोड्यूस अमाउंट, फिर जो अमाउंट आया विद इन विच द चांस ऑफ इवन दैट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द सीरीज सब्ट्रैक्ट एट रैंडम विल फॉल। यानी कि अगर आप सैंपल को रैंडमली कलेक्ट कर रहे हो और आपको एक आपने माइनस और प्लस करके, यानी कि माइनस प्लस की मैं बात कर रही हूँ कि माइनस वाली जो डिजिट थी वो यहाँ और प्लस वाली यहाँ, इतना इतना अगर है तो ठीक, ये वाला जो पोर्शन बचा यानी कि माइनस करके जो पोर्शन बचा वो ये दिखाएगा कि यहाँ पर आपका कोरिलेशन फॉल हो सकता है, यानी कि यहाँ पर आपका कोरिलेशन आ सकता है, लेकिन यहाँ अगर आपका कोरिलेशन आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये चीज़। तो ये हम आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी काम आती हैं, तो वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ वेल होल्ड ने क्या कहा, प्रोबेबल एरर डिफाइन द लिमिट अबो एंड बिलो। तो ये एक अबो और बिलो लिमिट फिक्स कर देता है, बिलो साइज ऑफ द कोफिशिएंट डिटरमाइंड विद इन विच एन इक्वल चांस दैट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिमिलैरिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर सैंपल विल फॉल। यानी कि ये बताना चाह रहा है कि एक अपर एंड लोअर लिमिट फिक्स कर देता है एरर, यानी कि एक अपर लिमिट ये पॉजिटिव वाली और ये नेगेटिव वाली, तो ये एक ऐसी लिमिट फिक्स कर देता है कि इस पॉइंट के अंदर जो भी कोरिलेशन आपका आ रहा है वो उतने ही चांसेस है कि अगर आप ये सैंपल ना लेके कोई और सैंपल लेते उसी पूरे पॉपुलेशन में से। तो पॉपुलेशन और ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइम तो ये वहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, इनका इंडिविजुअली अपना कोई खास यूज़ नहीं होता, जैसे मीन, मोड, मीडियन, इनके आगे रिसर्च में एंड आगे स्टैटिस्टिक के जितने भी वर्क होते हैं वहाँ यूज़ होता है। ओके, तो अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन, जहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू, मतलब स्टैंडर्ड एरर से डिनोट कर लो या पीई से डिनोट कर लो, एक ही बात है। जो पी क्या है, हमारा प्रोबेबल एरर है। ओके, एंड आर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड एन इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, की कितनी ऑब्जर्वेशन है। तो ये आपको क्लियर हुआ, अगर आप आर निकाल लोगे तो उससे आप पीई निकाल सकते हो, प्रोबेबल एरर, आसानी से ये इस फॉर्मूले में पुट करके। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है एग्ज़ाम के लिए और पूरा अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से कोई एक कुछ भी पॉइंट पूछा जा सकता है या सीधे इसमें पुट करके वैल्यूज़ पुट करनी हो सकती है। सो नेक्स्ट वन इज़ आर। इसका यूज़ कहाँ है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, डिटरमाइनिंग द लिमिट, जैसे हमने बात कर ली, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिमिट फिक्स कर देता है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ आर, तो आर को इंटरप्रेट करना, कैसे इंटरप्रेट करता है वो पढ़ते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर बेस्ड ऑन प्रोबेबल एरर, वो इस तरह, अगर आर छोटा है प्रोबेबल एरर से तो क्या होगा कि वहाँ कोफिशिएंट इनसफिशिएंट होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगर आर छोटा है दैट मीन्स जो कोरिलेशन आया इज़ इनसफिशिएंट, क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं ना, जो आपका आर आया आपने लास्ट में देखा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू एन। अगर ये छोटा आता है दैट मीन्स इट इनसफिशिएंट। अब नेक्स्ट, अगर आर बड़ा आता है प्रोबेबल एरर से, द कोफिशिएंट इज सफिशिएंट, तो हम सफिशिएंट इनसफिशिएंट तब बोल सकते हैं आर और पीई के बीच में कंपैरिजन करके। अगर आर 6 टाइम्स है, मोर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, देन इट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट, सिग्निफिकेंट। और अगर R 0.5 से ऊपर है तो क्या होगा, इट इज़ एरर इज स्मॉल, मतलब छोटा एरर है। लेकिन अगर R छोटा है, यहाँ पर इनको ही आगे डिफाइन करके बताया, तो रिलेटिवली एरर लो है, यानी कि 0.5 से बड़ा है अगर, या फिर 0.3 से छोटा है, तो जो एरर आता है वो लो लेवल का है। ओके ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन, रैंक कोरिलेशन। अब रैंक कोरिलेशन की बात करते हैं। रैंक कोरिलेशन होता है जिसके अंदर हमें रैंक देनी होती है, मतलब हम रैंक देने के बाद और फिर वहाँ से कैलकुलेट करते हैं अपना एरर, राइट। तो इसमें क्या है, जैसे पूरी एक सीरीज़ होगी, फिर आप उसको रैंक दोगे, और ऐसी वाई की सीरीज़ होगी, फिर उसकी रैंक होंगी, और उन दोनों रैंक के थ्रू आप डी निकालोगे, यानी कि उनके बीच में
माइनस करके उनका डिफरेंस सीधा। तो ये जो ये तरीका दिया था इन 1994 में प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन ने। तो ये नाम भी कई बार आ जाते हैं, तो एक बार एग्ज़ाम से पहले इनको ज़रूर गो थ्रू हो जाना। मैं नहीं कह रही कि बहुत रट लेना, क्योंकि रटे हुए भी हम भूल जाते हैं, लेकिन जब भी पढ़ो तो एक बार देख लिया करो कि किसने दिया, क्योंकि वो पढ़े हुए ही ध्यान रहता है, रटे हुए ध्यान नहीं रहते। द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन, द वैल्यू ऑफ, इसमें भी जो रैंक है या फिर जो हमारा कोरिलेशन आएगा वो प्लस माइनस के बीच, +1 से लेकर -1 के बीच में ही रहता है। इट इज़ बेस्ड ऑन रैंकिंग डिफरेंट ऑफ आइटम वेरिएबल, यानी कि जो भी आइटम्स हैं उनके बीच का डिफरेंस। तो इसका एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। दिस मेथड इज़ यूजफुल वेयर एक्चुअल आइटम वैल्यूज़ आर नॉट गिवन, यानी कि अगर आपको वैल्यूज़ नहीं दी, उनकी रैंक दे रखी है, तो भी आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे कोरिलेशन। दस इट इज़ अ गुड मेजर इन केस एब्सेंट ऑफ क्वालिटी, यानी कि आपके पास क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर आप करना चाहते हो कोरिलेशन, तो आप इसका यूज़ करके आसानी से कर सकते हो रैंक देने के बाद। एंड स्पेयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वी टेक डिफरेंस ऑफ रैंक्स, यानी कि हम दो सीरीज़ की जो रैंक्स आई हैं उनका डिफरेंस लेते हैं और फिर उनका सम करते हैं एंड देन यहाँ पर पुट करते हैं। तो फर्स्ट वन जो है जहाँ 1 - 6 इंटू डी स्क्वायर, अब ये डी क्या है, डिफरेंस ऑफ रैंक, यानी कि एक्स की जो रैंक आई और वाई की जो रैंक आई उनके बीच में जो यहाँ डिफरेंस और उनका लास्ट में जो सम करते हैं वो समीशन। ओके, और समीशन का स्क्वायर, यानी कि आपने अगर डिफरेंस निकाल लिया और डिफरेंस का भी यहाँ स्क्वायर कर दिया फिर उसका समीशन, तो वो चीज़। और n स्क्वायर -1 क्या है, n नंबर ऑफ पेयर्स, एंड n स्क्वायर -1 आपको पता ही है, n स्क्वायर में से नंबर ऑफ पेयर में से 1 माइनस कर दो, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बिल्ट हुआ है। तो अब हम बात करने वाले हैं जैसे ये कहाँ कहाँ यूज़ है, व्हेन रैंक इज़ नॉट गिवन, जब रैंक दी हो और जब रैंक इक्वल हो। तो ये 3 केसेस हैं जो हम क्वेश्चन करते टाइम इनको ध्यान में रखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, जहाँ हमें जो फिगर्स हैं दे रखी हैं, अब रैंक देखो, रैंक भी इनकी कैसे दी हुई है। तो इसे पढ़ते हुए जैसे रैंक इन्होंने दी 1, जो 10 को दे दी 2, 12 को 3, 8 को 1, इस तरह से, यानी कि जो सबसे बड़ा है उसको 1। तो ये हुआ। तो इनका जब हम रैंक दे देंगे कि जो सबसे छोटा है उसको 1 एंड जो उसके बाद है, ऐसे करके इनको रैंक दे दी हमने, और रैंक देने के बाद उनका डिफरेंस कर लिया। जैसे यहाँ पर 8 सबसे छोटा था, उसके बाद था 10 और फिर 12, ऐसे फिर 15, फिर 20, 25, फिर 40। तो ये रैंक देने के बाद हमने क्या किया, ऐसी वाई को रैंक दी एंड देन इनका डिफरेंस कर लिया। ये डिफरेंस हो गया और उस डिफरेंस का भी सम कर लिया, यानी कि उस डिफरेंस का हमने स्क्वायर किया एंड देन स्क्वायर के बाद सम किया। अब इस 24 को हम कहाँ पुट करेंगे, डी स्क्वायर की जगह 24 इंटू 6 तो हमारा फॉर्मूले में था। एंड नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 7 इंटू 7 स्क्वायर, यानी कि 49 - 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि 48 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना एंड 24 को 6 से, और बाकी काट लेना। तो यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। नाउ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। सो अब इनके जो चीज़ें बचती हैं कि इनके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, वो आप एक बार बुक से बस गो थ्रू हो जाया करिए, क्योंकि यहाँ पर बोलते हुए मैं बता देती हूँ कि इसमें हम ये चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ये नहीं करते। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप जब खुद सेल्फ स्टडी करो तो उस टाइम देख लिया करो। ओके, एंड कॉन्करेंट, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो और इसमें मैं सारी ही चीज़ें फालतू की डाल दूँ। ज़रूरी है आप उन्हें पढ़ लिया करो, बस एक बार देख लेना। ओके, कॉन्करेंट डेविएशन। सो कॉन्करेंट डेविएशन बहुत एक इजी सा मेथड है जिसके अंदर हम सिर्फ साइन को यूज़ करते हैं, जैसे प्लस माइनस के साइन देकर, और फिर हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या है, RC कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड इज सिंपलेस्ट। तो ये सब तो हमने कर लिया यहाँ पे। तो अब इस फॉर्मूला देखो सीधे, जो RC है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कॉन्करेंट डेविएशन, RC को डिनोट करते हैं, एंड C इज नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कि कितने हैं आपके पास कॉन्करेंट डेविएशन वो देखेंगे, एंड N इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
या फिर आइटम्स -1। ओके, तो अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ एक्स, कि एक्स किस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। द वेरिएबल वी कंपेयर द फर्स्ट वैल्यू विद द सेकेंड वैल्यू। तो हम फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू को, जैसे कि अगर आप बढ़ रहे हो एक लाइन में, तो आप पिछले से कंपेयर करते चलोगे। जैसे यहाँ पर मान लो 20 था, फिर आगे 24 आया, फिर मान लो 22, तो आप पिछले से कंपेयर करोगे कि 20 से 24 बढ़ा ना, प्लस दे दो, लेकिन 24 से 22 माइनस हो गया। तो इस तरह आपको साइन देते हुए चलना है। ऐसे ही आपने एक्स की सीरीज को साइन दिए और ऐसे ही वाई को दिए, और फिर इन दोनों का क्या करो, आप प्रोडक्ट करो। जैसे प्रोडक्ट का एक तरीका होता है, अब नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ मैं उसको। तो प्रोडक्ट का क्या है कि जैसे आपके यहाँ आए, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ माइनस, फिर प्लस, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जैसे करते हो। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस प्लस क्या होगा? प्लस माइनस माइनस क्या होगा? बताओ। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन जो साइन है वो माइनस का ही रहेगा ना, लेकिन प्लस प्लस प्लस। तो इस तरह से इन्हें कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट करने के बाद आप ये देखोगे कि कितने आपके साइन हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। ओके, फिर आगे पुट करनी होगी वैल्यू इस के अंदर। तो यहाँ तक अगर क्लियर हुआ है तो बताओ। अब इसमें कितने पॉजिटिव साइन आए, उनके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को आगे करोगे फर्दर, राइट। तो अब मैं बात करूँ एक, तो जिसमें पॉजिटिव साइन आए तो उन पॉजिटिव साइन को हम कहाँ लिखेंगे? सी की जगह। जैसे यहाँ पर एक ही पॉजिटिव साइन आया था तो हमारा कितना हुआ? c = 1। तो ये क्लियर हुआ आपको? दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल if you are new, and press the bell icon for all the upcoming videos and lectures by me and Madhu ma'am also. So please like this video and share with your friends who are preparing for maybe UGC NET, and maybe they are in BCom and MCom classes, because this is a relevant lecture for all those students. Thank you.